दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर साइक्लोन निवार के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तटों पर तड़के दस्तक देगा निवार। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में हाई अलर्ट, बारिश शुरू। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से पैदा हुआ चक्रवात निवार रौद्र रूप लेते जा रहा है। तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा है और गुरुवार तड़के इसके तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो आगे चलकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएंगी। चक्रवात का असर तमिलनाडु में कई स्थानों पर अभी से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, में अगली खबर आ रही है कोरोना गाइडलाइंस के हवाले से कि आपको बता दें कि राज्यों को नाइट कर्फ्यू की मिली इजाजत। लॉकडाउन से पहले लेनी होगी केंद्र सरकार की मंजूरी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बीच आज केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से कोरोना वायरस महामारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइंस को लेकर कंटेनमेंट जोन, सर्विलांस और सावधानी पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने और अधिक सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी का आकलन करने के बाद प्रदेश सरकार केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले प्रदेश सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढिलाई न दी जाए और आदेशों का सख्ती से पालन हो। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी आवाजाही की इजाजत न दी जाए। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि 27 नवंबर से डीबीएस बैंक के लिए काम करेगी लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाएं। विलय प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि कैश संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का अब डीबीएस बैंक में विलय होने जा रहा है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने भारतीय रिजर्व बैंक के मर्जर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 27 नवंबर से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की शाखाएं डीबीएस बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इसके साथ ही जो जमा निकासी सीमा आरबीआई ने तय की थी वो भी हट जाएगी, जिससे काफी दिनों से परेशान ग्राहकों को फायदा मिलेगा। दरअसल कुछ महीने पहले बैंक के शेयर धारकों की वार्षिक मीटिंग में वोट के आधार पर बैंक के एमडी, सीईओ समेत 7 निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बैंक काफी समय से पूंजी संकट से जूझ रहा था और इसके लिए अच्छे निवेशकों की तलाश की जा रही थी। आंकड़ों के मुताबिक जून वाली तिमाही में बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21,161 करोड़ रुपए थी। इसके बाद आरबीआई एक्टिव हुआ और उसने निकासी की सीमा 25,000 रुपए कर दी। साथ ही विलय का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया, जिसे बुधवार को मंजूरी मिल गई। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें जो कि यूपी से है कि यूपी में एस्मा कानून लागू। अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। जी हां, बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है। अब अगले 6 महीने तक प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी और हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करेंगे पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने पत्र जारी किया है। आपको बता दें, मुकुल सिंघल ने विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक के लिए अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि 43 चीनी ऐप्स पर भारत ने लगाया प्रतिबंध। चीन बोला संप्रभुता का बहाना देकर लिया गया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बार फिर से चीनी मोबाइल ऐप के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इन ऐप्स को भारत की सुरक्षा, रक्षा और संप्रभुता को खतरा बताते हुए सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। भारत सरकार की इस कार्रवाई के बाद चीन ने इसका विरोध किया है। चीन की ओर से भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा गया है कि हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बताकर कुछ चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चीन की सरकार हमेशा से कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने, नियमों व कानूनों के अनुपालन पर जोर देती है और इसी के अनुरूप काम करती है। चीन की ओर से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत में सभी कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के अच्छे माहौल में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का अनुपालन करेगी। भारत और चीन एक दूसरे के विकास में सहायक हो सकते हैं, ना कि एक दूसरे के लिए खतरा है। दोनों ही देशों को आर्थिक रिश्तों को बेहतर को और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि दोनों देशों को व्यापार से फायदा हो। दोनों ही देशों को बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि शिवसेना नेता पर ईडी के छापों को लेकर बोले संजय राउत। कहा मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बातें खंगाल रहे भाजपा के लोग। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रेड को लेकर संजय राउत ने भाजपा की आलोचना की है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता राउत ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए बहुत पुरानी चीजें खंगाल रहे हैं। सरनाइक के घर रेड के बाद उनको भी नोटिस जारी होने की खबरें पर राउत ने कहा, अगर मुझे नोटिस भेजने की बात कोई कर रहा है तो आने दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। पुरानी बातें खंगालने की मुहिम चल रही है। भाजपा के लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि केंद्र ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को काबू करने के लिए कर रहा है। राउत ने कहा, मैं इस देश के ऐसे 120 प्रमुख नेता जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनकी लिस्ट ईडी और वित्त मंत्रालय को भेज रहा हूं। अब मैं देखूंगा ईडी किसको जांच के लिए बुलाती है या जांच सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही होगी। और दोस्तों अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते रेलवे ने रद्द की 5 ट्रेनें, 9 का बदला गया रूट। जी आपको बता दें कि पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है और साथ ही जारी है ट्रेनों का रद्द होना। जी हां, मंगलवार को भी रेलवे को 5 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 7 ट्रेनों को कुछ समय के लिए और 9 ट्रेनों के रूट को बदला गया है। इससे पहले रेलवे ने अमृतसर जाने वाली ट्रेनों का मार्ग बदलने का फैसला लिया। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी वो रेलवे ट्रैक से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके चलते रेलवे को ये फैसला लेना पड़ा। पिछले सप्ताह करीब 30 किसान संगठनों ने यात्री ट्रेनों को लेकर की गई अपनी नाकेबंदी 15 दिनों के लिए हटाने पर सहमति व्यक्त की थी। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस कदम की आलोचना की है। अमृतसर के उपायुक्त गुरदीप सिंह खैरा ने मंगलवार को बताया कि किसान संगठन ने यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर जंडियाला रेलवे स्टेशन पर रेलमार्ग को बाधित कर रखा है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। जी आपको बता दें कि हवा की धीमी गति के कारण बुधवार को करीब 10 दिन बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब होकर गंभीर श्रेणी में आ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक IGI एयरपोर्ट के पास भी हालात खराब रहे और वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषकों में पराली जलाने की भागीदारी बुधवार को 2% रही है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट में मिलेगी नवजोत सिंह सिद्धू को जगह। CM के साथ लंच के बाद अटकलें हुई तेज।
जी हां, बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल की संभावना के साथ आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री ने सिद्धू को लंच के लिए आमंत्रित किया था। सिद्धू और कैप्टन की इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में सिद्धू को जगह दे सकते हैं। मुख्यमंत्री और सिद्धू की इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने एक ट्वीट में कहा, ये एक जोशपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बैठक रही जिसमें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों और राष्ट्रीय हितों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा करते हुए 1 घंटे से अधिक समय बिताया। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन गिरा सोना, 2000 रुपए हुआ सस्ता। जानिए कैसा है आज सोने चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में आज एक बार फिर से गिरावट आ गई है। बुधवार को एक बार फिर से सोने की कीमत में गिरावट आई थी। पिछले 3 दिनों में सोने के दाम 2000 रुपए से नीचे लुढ़क चुके हैं। वहीं चांदी में भी गिरावट का दौर जारी है। आज 1049 रुपए गिरने के बाद बुधवार को सोना फिर से गिर गया था। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही सकारात्मक खबरों के कारण सोने में बिकवाली बढ़ गए हैं। शेयर बाजार में तेजी के कारण सोने चांदी के भाव में गिरावट जारी है। आज सोने का भाव कल की तुलना में 170 रुपए नीचे गिर गया है। और अब अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम का रौद्र रूप जारी। पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली हुई ठंडी, अब और बढ़ेगी सर्दी। जी हां, बात करें कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में सर्दी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में चक्रवात निवार की वजह से भारी बारिश संभव है। इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। तो वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे राज्यों में अब तापमान में तेजी से गिरावट होने वाली है, जिसके कारण सर्दी और ठिठुरन बढ़ेगी। आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से अगले 24 घंटे के दौरान देश के कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल, मुजफ्फराबाद में बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। तो वहीं अगले 48 घंटों में लाहौल स्पीति जिले और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।